हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है डेटा सफिशिएंसी की आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। 2 क्लास हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डज एम हैव, एम के कितने बच्चे हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज वाइफ ऑफ एम। सेकंड है के एंड जे आर ब्रदर्स ऑफ एम। ठीक है, पहला कह रहा है कि एच एक्स की इकलौती पुत्री है जो एम की पत्नी है। दूसरा है के और जे एम के भाई हैं। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में। ठीक है ना, ए कब आंसर देना है, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट वाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड अकेले पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है। बी कब देना है, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट अकेले पर्याप्त जबकि सेकंड अकेले पर्याप्त नहीं है। सी कब देना है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, ना तो पहला ना ही दूसरा पर्याप्त है। ठीक है, तब आपको आंसर सी देना है। डी कब देना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है। ठीक है ना, तो आपको डी देना है। ई कब देना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, तो आपको ई आंसर देना है। तो अब जरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एम के कितने बच्चे हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या केवल पहला जो स्टेटमेंट है क्या उससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा, क्या केवल दूसरे स्टेटमेंट से हमें इसका आंसर मिल जाएगा, क्या दोनों से मिल करके इसका आंसर हमें मिलेगा। उस आधार पे आपको ए बी सी डी के में से आंसर देना है। तो जिन्होंने पहली दूसरी क्लास पढ़ा उनको पता है हमें कैसे करना है। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बताता हूं किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको हर टॉपिक आना जरूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो। ठीक है ना, हर एक टॉपिक जो है उसको उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपसे किससे पूछा गया, जो है ब्लड रिलेशन से। अब ब्लड रिलेशन की जब बात आती है तो आपको पता है कि भाई रिलेशन दुनिया में 2 ही लोगों के बीच है, मेल एंड फीमेल। तो कोई भी रिलेशन अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके पहले हमें उसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना, तभी हम यहाँ पर जो है रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जिससे आपका रिलेशन पूछा जाए उस व्यक्ति का जेंडर डिफाइन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर कहूं कि मेरा मेरे पिता से क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे आपका आपके पिता से पुत्र का रिलेशन है। ठीक है ना, तो जब मैंने कहा मेरा मेरे पिता से क्या रिलेशन है, तो आपने मेरा रिलेशन मेरे पिता से बताया ना, तो मेरा जेंडर डिफाइन होना जरूरी है। ठीक है ना, तो जिसका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जेंडर डिफाइन होना जरूरी है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर है, तो जब आप आंसर देंगे तो जिसका भी आंसर आप देंगे उसका जेंडर वहां पे डिफाइन होना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे कह रहा है कि एम के कितने बच्चे हैं। अब आप जरा पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या दिया गया है। पहले में दिया गया है कि एच एक्स की इकलौती पुत्री है जो एम की पत्नी है। तो अगर मैं इसके आधार पर एक डायग्राम बनाऊं, फर्स्ट के आधार पे अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो क्या दिया है, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज वाइफ ऑफ एम। ठीक है, तो एच जो है एक्स की इकलौती पुत्री है, एच एक्स की इकलौती पुत्री है। तो पुत्री के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। पुत्री के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है ना, एच एक्स की इकलौती पुत्री है। क्योंकि इस बात को याद रखना है कि मेल के लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, तो प्लस का। और अगर आपको दिया गया कि फीमेल है
तो फीमेल के लिए आप किस सिंबल का प्रयोग करेंगे? माइनस का, ठीक है ना। और जब आप डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे रिस्पेक्ट का यूज करते हैं। जैसे उसने कहा कि एक्स की इकलौती पुत्री, तो एक्स को नीचे बैठाया, एक्स को ऊपर। अब एक्स जो है उसकी माँ है कि उसके पिता, अभी क्लियर नहीं है आगे। लेकिन क्या कह रहा है? जो एम की पत्नी है। कौन? एक्स। एक्स किसकी पत्नी है? एम की। तो एम की जब यह पत्नी है तो एम उसका क्या होगा? पति। ब्लड रिलेशन में केवल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि जिसमें यदि किसी एक का जेंडर आपको डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है। बाकी सब रिलेशन में दोनों का जेंडर डिफाइन होना जरूरी होता है, लेकिन इसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है, ठीक है ना, तो दूसरे का अपने आप डिफाइन हो जाता है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। जैसे कहा जाए कि ए ब्रदर ऑफ बी। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि बी ए का कौन है, तो आप बोलेंगे कि बी ए का भाई भी हो सकता है, बी ए की सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि आपने इतने तो कहा कि ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला गया। आगे डायरेक्ट पूछा गया बी ए का कौन है, तो आपने कहा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो वहां पर देखो दोनों का, अगर बी का पूछा तो बी का जेंडर डिफाइन होना जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा ए हस्बैंड ऑफ बी, तो आप कहेंगे बी वाइफ ऑफ ए। तो हस्बैंड वाइफ का ही एक ऐसा रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर आपको डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो उसने कहा कि एक्स एम की क्या है? पत्नी है, और उसके एक ही पुत्री है एच। अब मुझे बताइए, जैसे उसने कहा उसके एक ही पुत्री है एच, तो क्या उसके पुत्र नहीं हो सकते क्या? भाई फर्स्ट में तो केवल इतना दिया गया है कि उसके केवल एक पुत्री है एच, तो पुत्र तो हो सकते हैं ना। पुत्री दूसरी नहीं होगी इसने बता दिया, लेकिन पुत्र तो हो सकते हैं ना। भाई पुत्री दूसरी नहीं होगी लेकिन पुत्र तो हो सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल पुत्र हो सकते हैं भाई, क्योंकि उसने इतना ही तो कहा कि एच एक्स की इकलौती पुत्री है, तो पुत्री दूसरी नहीं, पुत्र दूसरा पुत्र हो सकते हैं। पुत्र हो सकता है एक हो, दो हो, इसकी कोई भी जानकारी हमें फर्स्ट में नहीं दी गई। फर्स्ट ने मना भी तो नहीं किया कि पुत्र नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर हाँ ये कहता कि एच एक्स की इकलौती संतान है, अगर ये कहता कि एच एक्स की इकलौती संतान है, तब आप कहते कि नहीं इसके ना तो अब पुत्र होगा ना तो पुत्री होगी। तो अब ये कह देना कि नहीं उसकी एक ही उसका बच्चे उसके केवल एक हैं, ये तो पहले स्टेटमेंट के आधार पर यह कहना गलत है, क्योंकि भाई उसके पुत्र भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए पहले स्टेटमेंट से हमें ये नहीं निकला कि जो है एम के कितने बच्चे हैं। जरा सेकंड देखिए, के और जे एम के भाई हैं। सेकंड में दिया है कि के एंड जे, के और जे एम के क्या है? भाई। इस स्टेटमेंट का तो उसके बच्चों से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड तो बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो दोनों से मिलके भी आंसर नहीं निकल पाएगा। तो देख कौन सा सही आंसर होगा? ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट, दोनों भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा कि ना तो पहला और ना दूसरा जो है उत्तर देने के लिए मिलकर पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम? ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एम्स ब्रदर इज हस्बैंड ऑफ पी। सेकंड कह रहा है कि पी इज मदर ऑफ आर सिस्टर। आर एम से किस प्रकार संबंधित है? एम का भाई पी का पति है। दूसरा है कि पी आर की मां है। तो आपको आर का रिलेशन एम से बताना है। तो एक चीज जरा सोचिए, पहले स्टेटमेंट में आपका एम है, दूसरे स्टेटमेंट में आपका आर है, तो दोनों से अगर आंसर आएगा तो दोनों से मिल करके आएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक में आपका आर आया, एक में आपका एम आया, और आपको रिलेशन किससे बताना है? आर एम से किस प्रकार संबंधित है। तो आर का जेंडर डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब जरा इसके आधार पर हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहला कह रहा है कि एम का भाई पी का पति है। एम का जो भाई है, एम का भाई पी का पति है, तो पी उसकी क्या होगी? पत्नी होगी। पी क्या हो जाएगी? उसकी पत्नी हो जाएगी।
तो P जो है वो क्या हो जाएगी, M के भाई की पत्नी हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, PR की बहन की माँ है, P जो है R की बहन, P अब सेकंड क्या कह रहा है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, सेकंड जरा बना लेते हैं, PR की बहन, P जो है वह R की बहन की माँ है, R की बहन ये हो गई, उसकी माँ है कौन, P। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बनाऊं तो यही तो बनाऊंगा, P जो है वह R की बहन की माँ है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या R का जेंडर डिफाइन हुआ, क्या R का जेंडर डिफाइन हुआ? आपने कहा नहीं, R का जेंडर डिफाइन नहीं है, क्योंकि R की बहन की माँ है P, तो R जो है वह डॉटर या सन है P का, क्योंकि R का जेंडर डिफाइन नहीं है। पूछा क्या गया है, R का M से क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट में तो R नहीं आया, R तो सेकंड में आया, ठीक है ना। तो R में जब सेकंड में आया तो R का जेंडर ही डिफाइन नहीं हो पाया, और जब जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया तो फिर रिलेशन भी डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो दोनों से मिलके भी आंसर आपका नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर भी आंसर आपका C आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना तो दूसरा जो है पर्याप्त है मिलकर आंसर देने में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, हाउ इज सुलेखा रिलेटेड टू नंदिनी, सुलेखा नंदिनी से किस प्रकार संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है कि सुलेखाज हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नंदिनीज मदर, दूसरा है कि सुलेखाज ब्रदर एंड नंदिनीज हस्बैंड आर कजिन्स, सुलेखा का पति नंदिनी की मां का इकलौता पुत्र है, सुलेखा के भाई और नंदिनी के पति चचेरे भाई हैं। तो आपको बताना है कि ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है जरा देखो, सुलेखाज हस्बैंड, सुलेखा के जो पति हैं, तो ये सुलेखा हो गई, सुलेखा के पति, सुलेखा के पति प्लस लगा दिया हमने, सुलेखा जो है उसकी पत्नी हो गई। ठीक है, सुलेखा के पति, सुलेखाज हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नंदिनीज मदर, तो नंदिनी की जो माँ है, नंदिनी की जो माँ है, ठीक है ना, सुलेखा का पति नंदिनी की माँ का इकलौता पुत्र है, तो नंदिनी की जो माँ है, ये N से नंदिनी हो गई, नंदिनी की माँ का इकलौता पुत्र है कौन, जो सुलेखा का पति है, तो नंदिनी जो है वह सिस्टर हो गई किसकी, जो है सुलेखा के पति की। ठीक है ना, नंदिनी कौन हो गई, नंदिनी इसकी सिस्टर है, नंदिनी इसकी सिस्टर है, क्योंकि भाई वो केवल एक पुत्र है, इकलौता पुत्र है ना, तो फिर ये तो पुत्री ही होगी। ठीक है, तो नंदिनी जो है किसकी, जो है सुलेखा के पति की बहन हो गई। तो क्या पूछा, सुलेखा नंदिनी से किस प्रकार संबंधित है, तो सुलेखा जो है वह भाभी लगेगी नंदिनी की, अर्थात सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्या लगेगी, भाभी लगेगी, अर्थात सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्लियर है। ठीक, अब जरा आगे आ जाओ, जरा सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे जरा आ जाओ, तो केवल फर्स्ट से तो निकल आया, केवल फर्स्ट का यूज करके तो आपका निकला है, जरा सेकंड का यूज करिए। सुलेखा के भाई और नंदिनी के पति, सुलेखा एस से सुलेखा हो गया, सुलेखा के जो भाई हैं और जो नंदिनी के पति हैं, और जो नंदिनी के पति हैं, ये दोनों, तो ये दोनों आपस में कजिन हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, कजिन हैं, ये दोनों आपस में कजिन अर्थात चचेरे भाई हैं। ठीक है ना, जब ये दोनों आपस में कजिन हैं, तो अब देखो जब ये दोनों कजिन हैं तो जो नंदिनी है वो सुलेखा की क्या लगेगी, नंदिनी सुलेखा की सिस्टर इन लॉ लगेगी, अर्थात भाभी लगेगी, और जो सुलेखा है वह नंदिनी की क्या लगेगी, ननंद लगेगी। क्या लगेगी, ननंद लगेगी, और ननंद को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ननंद के लिए, भाभी के लिए और साली के लिए, इन तीनों के लिए सिस्टर इन लॉ का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो सुलेखा है वो नंदिनी की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो फर्स्ट से भी देखो निकल आया अकेले, और सेकंड से भी अकेले निकल आया, तो दोनों अलग अलग आंसर देने के लिए पर्याप्त है।
या तो आप फर्स्ट को ले लो या तो आप सेकंड को ले लो, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उनको भी क्लियर हो कि किस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? एम एन से किस प्रकार संबंधित है? पहला स्टेटमेंट है कि बी इज द डॉटर ऑफ एम एंड सिस्टर ऑफ क्यू। बी एम की पुत्री है और क्यू की बहन है। दूसरा है कि एन इज द सन ऑफ के हु इज बीज ग्रैंडफादर। एन के का पुत्र है जो बी का ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो अब देखो आपको एम का एन से रिलेशन बताना है। तो पहले स्टेटमेंट में आपका एम है, दूसरे स्टेटमेंट में आपका एन है, तो दोनों से मिलकर के ही आंसर आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। दूसरा, आपको जो है एम एन से किस प्रकार से संबंधित है, तो एम का जेंडर आपको डिफाइन होना चाहिए। एन के जेंडर से आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। मेन किसका जेंडर आपको डिफाइन होना चाहिए? एम का। तो जरा देखें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम की, तो क्या दिया है? पहला बी एम की पुत्री है। अगर मैं हम यहाँ पे केवल पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहले में आपका दिया है, पहले के अनुसार देखो क्या दिया है, बी एम की पुत्री है और के क्यू की बहन है। बी एम की पुत्री है और क्यू की बहन है, ठीक है ना। क्यू की क्या है? बहन है। अब एम जो है वह बी की माँ है कि बी के पिता हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि एम का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो जब एम का जेंडर डिफाइन नहीं, तो हम तो अपने आप से डिफाइन कर नहीं सकते। तो जो यम है वह जो है बी की माँ है कि बी के पिता हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। अब जरा आगे बात करते हैं, दूसरे में क्या दिया है, ये तो फर्स्ट के अनुसार हो गया। तो देखो क्या एम का जेंडर डिफाइन हुआ, क्या नहीं हुआ। जरा सेकंड में आ जाइए, सेकंड में क्या कह रहा है, एन के का पुत्र है जो बी का ग्रैंडफादर है। एन के का पुत्र, एन इज द सन ऑफ के हु इज द बीज ग्रैंडफादर। तो एन के का पुत्र है जो बी का ग्रैंडफादर है। तो देखो अब बी के ग्रैंडफादर मतलब कौन हो गए? के। तो के पुत्र, के का पुत्र कौन है? के का पुत्र यन है, के का पुत्र एन के का पुत्र है, और जो बी का ग्रैंडफादर है, तो बी का ग्रैंडफादर कौन है? के। तो बी के पिता के पिता है के, तब तो ग्रैंडफादर हुए। तो यहां पे हमने प्लस लगा दिया, बी के पिता हैं के। अब यहां पर देखिए जो एन है, जो यन है, वह के का इकलौता पुत्र तो है नहीं, क्योंकि ऐसी जानकारी तो आपके दोनों स्टेटमेंट में कहीं दी नहीं गई कि भाई जो एन है वह के का इकलौता पुत्र है या एकमात्र संतान है। तब तो आप कह देते कि जब एन जो है अगर एकमात्र संतान होती के की, तो एन ही बी का पिता होता। लेकिन जब ऐसा कुछ बताया नहीं गया तो हम अपनी तरफ से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए जो है जो एन है वह बी के पिता भी हो सकते हैं और बी के जो है अंकल भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो है एन का जेंडर तो हमें डिफाइन है, लेकिन एन जो है के का इकलौता पुत्र है कि के और भी पुत्र हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई। तो एन जो है वह बी के क्या फादर भी हो सकते हैं, फादर और अंकल में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अंकल में से कोई भी हो सकते हैं। इसलिए इसकी भी क्लियर जानकारी, अगर ये होता कि एन इसके पिता हैं तो फिर एम माता हो जाती, ठीक है ना। तो जब यहां पर ये क्लियर नहीं, इसलिए जो है आपका एम का जेंडर डिफाइन नहीं होगा और एम से एन का रिलेशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन नहीं निकल सकता। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ना तो पहला ना दूसरा आंसर देने के लिए पर्याप्त है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, क्या होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या कह रहा है। ए इज डीज ब्रदर, एफ इज मदर ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। पहला स्टेटमेंट है आपका कि एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। सेकंड है कि ए इज द ओनली सन ऑफ पी हु हैज टू चिल्ड्रन। ए डी का भाई है, एफ डी की मां है। तो पहले आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में पहले से कि ए डी का भाई है, ए डी का भाई है और एफ डी की मां है, और एफ डी की मां है। तो एफ जो है वह ए की भी मां है, एफ जो है वह ए और डी दोनों की मां है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, ये आपको पहले से दिया गया है। अब जरा सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में आइए। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या है, एफ का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। तो यहां पे हमको निकालना है कि डी ए से कैसे संबंधित है। तो पहले में दिया है कि एफ का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, और पहले ऊपर दिया गया है कि एफ के ए डी का भाई है और एफ डी की मां है। तो अब आप एक चीज बताइए, उसने कह दिया कि एफ के का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है पहले में, तो ए क्या है, पुत्र है, तो डी क्या हो जाएगी आपकी पुत्री, डी क्या हो जाएगी पुत्री, तो डी जो है वह ए की सिस्टर हो जाएगी। पहले से तो निकल आया कि डी ए की पुत्री है। ठीक है, जरा सेकंड की बात कर लें, जरा सेकंड की बात करिए। सेकंड कर, ए पी का इकलौता पुत्र है जिसके दो बच्चे हैं, ए पी का इकलौता पुत्र है जिसके दो बच्चे हैं। तो देखो ये पहले से डिफाइन है कि ए एफ का पुत्र है। तो देखो ए पी का इकलौता पुत्र है, ए जो है किसका इकलौता पुत्र है, पी का। ठीक है, और ए पहले से दिया गया है कि ए एफ का जो है, ए जो है वह डी का भाई है और एफ डी की मां है, तो एफ जो है ए की मां है। और पी का इकलौता पुत्र है ए, और पी के दो बच्चे हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगी, पुत्री, दूसरी क्या हो जाएगी, पुत्री, और पी क्या हो जाएंगे, इनके पिता। ठीक है, तो पी की पुत्री कौन हो जाएगी, आपकी डी। क्लियर है, तो डी क्या हो जाएगी, आपकी ए की बहन हो जाएगी। तो आप सेकंड से भी निकाल लेंगे, केवल दूसरे का प्रयोग करके भी आप ये निकाल लेंगे, डी ए की सिस्टर है। तो चाहे आप पहले को ले लीजिए, चाहे आप दूसरे को ले लीजिए, किसी भी एक को लेके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आइदर आर, आइदर फर्स्ट आर सेकंड सफिशिएंट, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है। ठीक है ना, किसी भी एक को लेके आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कि कितना आसान है, बहुत आसान। बस ये कि आपको हर टॉपिक रीजनिंग का आना चाहिए। जब तक आपको हर टॉपिक रीजनिंग का नहीं आएगा तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्योंकि यहां पर आपसे किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई जब उस टॉपिक का हमें नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर कैसे क्वेश्चन लगा पाएंगे। इसलिए हमें उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जो है इन क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि टी स्टडीज इन विच ऑफ द स्कूल बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है ना, जो टी है वह बी सी डी ई और एफ में से किस स्कूल में पढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि टी डज नॉट स्टडी इन द सेम स्कूल एज आइदर आर और जे। दूसरा कह रहा है आर एंड जे स्टडी इन स्कूल डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। टी आर या जे के समान स्कूल में नहीं पढ़ता, आर और जे क्रमशः डी और एफ में पढ़ते हैं। तो अब देखो 4 स्कूल है, 5 स्कूल हैं, कौन कौन, बी सी डी ई एंड एफ। आपको बताना है कि जो टी है वह इनमें से किस स्कूल में पढ़ता है। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करते तो क्या दिया गया है कि जो टी है वह आर या जे के समान स्कूल में नहीं पढ़ता, आर और जे क्रमशः। तो देखो अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में कह रहा है कि आर पढ़ता किस स्कूल में, आर पढ़ता है डी वाले स्कूल में, जे पढ़ता है आपका जो है एफ में। ठीक है ना, जे पढ़ता है आपका एफ में। टी जो है, अब फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है जो टी है वो जो है अब डी और एफ में नहीं पढ़ेगा,
डी और एफ इन दोनों में नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वह आर और जे के समान स्कूल में नहीं पढ़ता। जहां आर और जे पढ़ते हैं वहां टी नहीं पढ़ता। तो अब देखिए यहां पर कौन कौन से स्कूल बचे। तो डी या एफ को अगर छोड़ दें तो टी किस में हो सकता है? तो आपने कहा डी एफ को छोड़ दीजिए, बी में हो सकता है, सी में हो सकता है, या आपका जो है बी, सी और ई में, इन तीनों से किसी एक में हो सकता है। तो इससे दोनों से मिलाकर के भी ये आंसर नहीं निकल पा रहा कि जो टी है वह किस स्कूल में पढ़ता है। ठीक है ना? तो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज सफिशिएंट, दोनों के दोनों पर्याप्त नहीं है। ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हमें करना है? बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है ना? अगर आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हु इज सीज पार्टनर इन ए गेम ऑफ कार्ड्स इन्वॉल्विंग 4 प्लेयर्स ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ताश के खेल में सी का भागीदार कौन है जिसमें 4 खिलाड़ी ए, बी, सी और डी शामिल हैं? डी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, बी इज सिटिंग राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ डी। डी ए के विपरीत बैठा है, बी ए के दाएं और डी के बाएं बैठा है। ठीक है, आपको बताना है कि ए बी सी डी में, ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर आपका होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, कौन सा आपका सही होगा इन चारों पांचों में? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कि आपका डी सही होगा, कि ई सही होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या कह रहा है? अब देखो ताश का गेम, तो यहां पर लोग एक सर्कल में बैठे होंगे, 2 लोग आमने सामने, 2 लोग पार्टनर होंगे। तो यहां पर जब भी बात बैठने की, सर्कल में या किसी टेबल में बैठने की बात आए, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बताता हूं, चाहे सर्कल की बात करें चाहे टेबल की बात करें, जब सर्कल में लोग बैठेंगे तो उनका चेहरा कहां होगा? सेंटर की तरफ। अब जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ हो तो मेन है यहां पे लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे? तो जब सेंटर की तरफ चेहरा हो तो ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में CW मतलब क्लॉकवाइज में उस व्यक्ति का लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज में उस व्यक्ति का होगा राइट, एंटी क्लॉकवाइज में उस व्यक्ति का होगा राइट। जैसे अब ये 4 लोग यहां पर बैठे हैं, तो मैंने बता दिया इस 4 लोग ऐसे बैठे हैं, 1 2 3 और 4। चाहे टेबल में भी बैठो तो टेबल में भी लेफ्ट राइट आप इसी प्रकार से लेंगे। ठीक है ना? टेबल में भी आप लेफ्ट राइट इसी प्रकार से लेंगे, क्योंकि सबका चेहरा अंदर की तरफ होगा। तो जो है क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका? लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका? राइट। अब देखिए जरा आते हैं अपने स्टेटमेंट में, पहला क्या कह रहा है? डी ए के विपरीत है। तो आपने कहा डी ए के विपरीत है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे डी को मानते हैं तो यहाँ पे ए आएगा, अगर हम यहाँ मानते तो यहाँ आता। विपरीत तो यही होता है, अपोजिट। ठीक है ना? आमने सामने। फिर क्या कह रहा है? बी ए के दाएं और डी के बाएं बैठा है। जो बी है वह ए के दाएं और डी के कहां बैठा है? बाएं। तो देखो दाएं क्या होता है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। दायां कैसा होता है आपका? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। और बायां क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो जो बी है वह ए के दाएं, तो बी यहां बैठेगा, बी ए के दाएं और डी के बाएं, तो बी यहां बैठेगा। तो यहां पे सी आ जाएगा, यहां पे सी आ जाएगा। तो कह रहा सी का भागीदार कौन है? सी का पार्टनर कौन है? तो आंसर क्या निकल आएगा? बी। तो दोनों को मिला के आंसर आएगा, दोनों को मिला के आंसर आएगा कि सी का पार्टनर कौन है आपका? बी, बी है। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं आंसर देने के लिए। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है किसका? इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। Who is to the immediate right of P among 5 person P, Q, R, S and T facing north? ठीक है,
5 व्यक्तियों P, Q, R, S और T में उत्तर की ओर उन्मुख होकर P के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो एक पंक्ति में बैठे होंगे। तो पंक्ति की जब भी बात आए तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में दी गई हो आप इस प्रकार से बना लो, डायरेक्शन कोई भी दिया गया हो आप इस प्रकार से उसको बना लीजिए। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि पंक्ति की जब बात आएगी तो आपको लेफ्ट राइट कैसे लेना है। देखो इस प्रकार से आपने लाइन को खींच दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंड है ये आपका राइट एंड है, ये आपका जो एंड है वो राइट एंड है, ठीक है ना, ये राइट एंड है। और ये जो एंड है पंक्ति का, ये जो एंड है पंक्ति का, ये आपका लेफ्ट एंड है, ये क्या है आपका लेफ्ट एंड है। क्लियर। यहां पे जो व्यक्ति बैठेगा, यहां बीच में जो व्यक्ति बैठेगा उसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, तो उसका लेफ्ट राइट जो है, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। जैसे मेरा चेहरा आपकी तरफ है तो आपका लेफ्ट राइट और मेरा लेफ्ट राइट डिफरेंट है, जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट है, जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट है। लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा इस बोर्ड की तरफ होता है तो मेरा लेफ्ट राइट आपके लेफ्ट राइट के समान हो जाएगा और आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा उसका इधर की तरफ क्या होगा, राइट। यही तो है मेरा राइट, यही आपका राइट है। और इधर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट। इधर की तरफ क्या होगा आपका लेफ्ट। क्लियर है। तो अब जरा देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो उसने कहा कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ P among 5 person P, Q, R, S and T सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं जिनका मुंह उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ जाइए, यहाँ पे रो की बात हो रहा है, रो की बात कर रहा है, ठीक है ना। P, Q, R, S, T सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, एक पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने पंक्ति बना दिया। डायरेक्शन चाहे कोई भी दिया गया हो, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए, आंसर कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, जरा अब पहले स्टेटमेंट में आ जाओ। तो यहां पे हमें बताना क्या है, बताना हमें यह है कि P के ठीक दाएं कौन बैठा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका कि R इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, ठीक है। अब अगर इस वाले कंडीशन को, फर्स्ट स्टेटमेंट की कंडीशन को मैं इसमें बनाता हूं तो R Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है और P R के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब अगर मैं इसको लास्ट से बनाऊं तो क्या दिया है, R Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, R Q के बाएं। तो Q को अगर मैंने यहां बना दिया तो 1 2 3 R यहां पे होगा, क्योंकि R Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। और P R के दाएं दूसरा है तो 1 2 यहां पे P हो जाएगा, P R के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो और अब देखो P R के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो क्या इससे हमें ये मिल गया कि P के ठीक दाएं कौन बैठा है। आपने कहा कि मैं इस कंडीशन को ये भी तो बना सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं। देखो जरा 1 2 3 4 5, मैं चाहूं तो Q को मैं एक स्थान आगे बढ़ा दूं। भाई Q अगर यहां होगा तो 1 2 3 R यहां पे होगा, तो 1 2 P यहां पर होगा, P यहां पर होगा, तो भी तो यही आएगा कि P के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो P के ठीक दाएं कौन बैठा है, Q बैठा है। तो केवल पहले से तो निकल आया, अगर मैं इसको आगे भी बैठाता हूं तो भी P के दाएं Q ही आएंगे, ठीक है ना। तो भी P के दाएं Q ही आएगा। अगर इसको यहां बैठाता तो P के दाएं कौन आएगा, Q। यहां बैठा तो P के दाएं कौन आएगा, Q, ठीक है ना, क्योंकि यही तो होगा P का दायां। तो P के दाएं पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा, Q। तो केवल पहले से तो निकल आया। अब जरा हम सेकंड की बात कर लेते हैं, अब जरा हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड कह रहा है आपका 1 2 3 4 5। सेकंड में क्या है, Q T के ठीक बाएं हैं जो P के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो Q T के ठीक बाएं है जो P के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो P के दाएं दूसरा कौन है, P का दाएं दूसरा कौन है, T है। P के दाएं दूसरा कौन है, T है। अब देखो अगर मैं यहां पर इस कंडीशन को बनाता हूं
P को मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो 1 2 T यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और Q T के ठीक बाएं हैं, तो Q जो है यहीं पर तो आएगा, Q यहीं पर तो आएगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको आगे भी बैठाता हूं, जैसे मैं अगर सपोज करो P को मैं यहां बैठाता, P को अगर मैं यहां बैठाता तो 1 2 T यहां पे आता, तो भी तो Q यहीं पर आता, तो भी तो निकल के आता कि P के ठीक दाएं कौन है, Q है। तो भी तो निकल के आता कि P के ठीक दाएं कौन है, Q है। P को अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो भी T यहां जाएगा, तो भी Q यहां पर आएगा, तो भी निकल आएगा P के ठीक दाएं कौन है, Q है। तो आप चाहे P या T को कहीं भी रखें, इससे भी आपका निकल के आ जाएगा कि जो है P के ठीक दाएं कौन है। तो या तो आप केवल पहले को ले लीजिए या तो केवल आप दूसरे को ले लीजिए, किसी एक को लेके आप ये आंसर निकाल सकते हैं कि P के ठीक दाएं कौन है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज सफिशिएंट, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है आंसर देने के लिए। इस बात समझ में आ रही कैसे हमें करना है, ठीक है ना। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है केवल उसी का आंसर चाहिए, और हमसे पूछा गया है कि P के ठीक दाएं कौन है। यहां भी देखिए आपने दोनों कंडीशन बना के देख लिया, Q यहां पर है तो भी P के दाएं Q ही आएगा, Q को अगर हम आगे बैठाते हैं तो भी P के दाएं Q ही आएगा। वही चीज यहां पर भी है, P Q T में P के दाएं आपका Q आ गया, क्योंकि Q T के ठीक बाएं है। अगर यहां पे P को लेते हैं तो T यहां आएगा, तो भी Q यहां पे आएगा, तो भी P के दाएं Q आएगा। अगर इसको एक स्थान और आगे बढ़ाते तो भी आपका P के दाएं Q ही आएगा, ठीक है ना। दोनों से आप किसी को भी एक को लेके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन अ रो ऑफ 5 चिल्ड्रन A B C D and E who is standing in the middle, 5 बच्चों A B C D और E एक पंक्ति में मध्य में कौन खड़ा है, ठीक है। D is to the immediate right of E and B is to the immediate left of E। सेकेंड है B is at the extreme left of the row। D E के ठीक दाएं हैं और B E के ठीक बाएं हैं, B पंक्ति के बाएं छोर पर है। अब देखो जरा, अगर हमको यहाँ पे बताना है कि मिडिल में कौन है, ठीक है ना। 5 व्यक्ति हैं तो हमने तुरंत एक रो इस प्रकार से बना ली, ये हमने रो बना ली, ये A1 2 3 4 5, ठीक है। हमको पता है ये एंड कौन सा है, राइट एंड है, ये कौन सा एंड है, ये लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। जहां से रो स्टार्ट होती है वो लेफ्ट एंड होता है, जहां पे रो खत्म होती है वो आपका राइट एंड होता है। बीच में पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका लेफ्ट राइट जो है हमारे आपके लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग होगा, जो हमारा राइट उसका राइट, जो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब जरा यहाँ पे जरा पहले स्टेटमेंट के आधार पे बनाते हैं। पहला क्या कह रहा है, डी ई के ठीक दाएं हैं और बी ई के ठीक बाएं हैं, बी ई के ठीक बाएं हैं और डी ई के ठीक दाएं हैं। अगर मैं ई को बीच में लेता हूं तो क्या कह रहा है, डी ई के ठीक दाएं हैं, ये दायां हो जाएगा, और बी ई के ठीक कहाँ है, बाएं हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है। आपने कहा ये कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती है, ये कंडीशन ऐसे भी तो हम बना सकते हैं। फर्स्ट वाले को 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ पे ई को ले लें, अगर हम यहाँ पे ई को ले लें तो डी यहाँ चला जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम आगे भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ई को ले लें तो डी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। तो केवल पहले से तो बात नहीं बन रही, केवल पहले से बात नहीं बनी। जरा सेकंड पे आ जाओ, बी पंक्ति के बाएं छोर पर है। देखो सेकंड में एकदम क्लियर दिया गया, बी की स्थिति क्लियर दी गई है, बी की एग्जैक्ट स्थिति दी गई है सेकंड में कि बी जो है आपका कहां है, पंक्ति के बाएं छोर पर है। तो अगर हम सेकंड को ले लें, सेकंड को ले लें, सेकंड में क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5, ये आपका बायां छोर होता है, ये आपका एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, तो यहां पे आपका बी होगा। अब अगर फर्स्ट को भी हम यहां पे ले आए तो जो बी है वह ई के कहां है, बाएं, जो बी है वह ई के कहां है, ठीक बाएं हैं, और जो डी है वो ई के कहां है, ठीक दाएं हैं। अब देखो दो व्यक्ति कौन कौन बच गए, तो आपने कहा ए बी सी डी, ए बच गया, बी बच गया, तो आपने कहा कि ए बी में यहाँ ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहाँ पर ए या बी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको तो मिडिल वाला चाहिए ना, हमको तो मध्य में कौन खड़ा वो चाहिए, वो कौन है आपका डी। मध्य वाला देखो हमको मिल गया कि मध्य में आपका डी होगा, बाकी ए और बी दोनों मध्य में थोड़ा ना आएंगे,
ठीक है। और हमसे जो है ये नहीं पूछा कि आपके राइट एंड में कौन खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिडिल से मतलब था, जो कि आपका डी निकल के आ गया। तो दोनों को मिला करके जो है हमारा ये आंसर निकल आया कि मिडिल में कौन खड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, दोनों के दोनों पर्याप्त हैं मिलकर के आंसर को देने में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन अ रो ऑफ 5 बिल्डिंग्स P, Q, R, S and T, which building is in the middle? ठीक है, इन 5 बिल्डिंगों में कौन सी इमारत बीच में है, ठीक है, एक पंक्ति में है। तो अब आपको बताना है कौन सी बीच में आएगी। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट, बिल्डिंग S and Q are at the 2 extreme ends of the row. Building T is to the right of building R, ठीक है। बिल्डिंग एस और क्यू पंक्ति के 2 अंतिम छोर पर है, बिल्डिंग टी बिल्डिंग आर के दाईं ओर है। तो कितनी बिल्डिंग है आपकी, 5 बिल्डिंग है। तो आपने क्या किया, यहां पे सबसे पहले इस प्रकार से बनाया 1 2 3 4 5। अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या कह रहा है कि बिल्डिंग एस और क्यू पंक्ति के 2 अंतिम छोर पर है। तो आपको पता है कि 2 अंतिम छोर होते हैं, एक आपका लेफ्ट एंड होता है, एक आपका राइट एंड होता है। अच्छा, S और Q को मैं कहाँ रखूं, मैं यहाँ पे S को रखूं कि यहाँ पे Q को रखूं, मुझे क्लियर नहीं है। मैं यहाँ पे S को रखूं कि Q को रखूं, ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, अगर ये तो पहले के अकॉर्डिंग S और Q की स्थिति क्लियर नहीं है। जरा सेकंड की बात करिए, क्या सेकंड में कुछ क्लियर दिया गया है क्या? आपने कहा सेकंड में क्या दिया गया है। सेकंड की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, सेकंड में बिल्डिंग टी बिल्डिंग आर के दाईं ओर है। अब बिल्डिंग टी और बिल्डिंग आर के दाईं ओर बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। बिल्डिंग टी बिल्डिंग आर के आर अगर यहाँ होगा तो टी यहाँ होगा, आर अगर यहाँ होगा तो टी यहाँ होगा, बहुत सारी कंडीशन आप बना सकते हैं। तो अब इन दोनों में से किसी के द्वारा भी किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों को अगर हम मिलाते तो भी हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा, तो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ना तो पहला ना दूसरा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज सफिशिएंट, ठीक है ना तो पहला ना दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं डेटा सफिशिएंसी में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। 5 फ्रेंड्स P, Q, R, S and T are standing in a row facing east. Who is standing at the extreme right end? 5 मित्र P, Q, R, S and और T एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। सबसे दाएं छोर पर कौन खड़ा है आपको बताना है। अब आपको यहां देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया, सेकंड में क्या दिया गया है। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो क्या है, फर्स्ट में ओनली P इज बिटवीन S एंड T, R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, सेकंड R इज बिटवीन T एंड Q, केवल P S और T के बीच में है, R T के ठीक दाएं है। दूसरा है R T और Q के बीच में है। अब देखिए आपको बताना है कि यहां पर दाएं छोर पर कौन बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कितने लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो आपने इस प्रकार से लाइन खींच दी 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम बात करते हैं केवल फर्स्ट की। जरा फर्स्ट में देखिए क्या दिया है, ओनली P इज बिटवीन S एंड T, R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, ठीक है ना। तो P केवल P S और T के बीच में है और R T के ठीक दाएं। R कहाँ है, T के ठीक दाएं। सपोज करो मैंने यहाँ पे T को रख दिया तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा। P है किसके बीच, S और T के बीच। P है S और T के बीच, R T के ठीक दाएं है। तो ये तो बाएं रख दिया ना मैंने, यहाँ पे मैंने बाएं रख दिया। R T के ठीक दाएं हैं, तो दाएं तो ये होता है, तो T यहाँ पे होना चाहिए, T यहाँ पे होना चाहिए, तो R यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, केवल P S और T के बीच में यहाँ पे P हो जाएगा, तो यहाँ पे S हो जाएगा। तो बच कौन गया, बच गया आपका जो है
एक व्यक्ति बच गया, कौन सा आपका बचा भाई, क्यू। तो क्यू को आप यहां रख सकते हैं। आपने कहा इस कंडीशन को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, फर्स्ट को 1 2 3 4 5। अगर मैंने टी को यहां पे रखा, अगर मैंने टी को यहां पे रखा तो मैं आर को यहां पे रख दूंगा, तो यहां पे कौन आ जाएगा आपका पी और यहां पे कौन आ जाएगा एस। तो क्यू हमारा इधर जा सकता है, क्यू हमारा यहां आ सकता है और इस कंडीशन में क्यू हमारा यहां आ सकता है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब जरा सेकंड को भी देख लीजिए, अगर सेकंड को जरा देख लीजिए, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में है 1 2 3 4 5। तो क्या कह रहा है सेकंड में, आर टी और क्यू के बीच में है। जो आर है वह टी और क्यू के बीच में है, आर टी और क्यू के बीच में है। तो यहां पर देखिए अगर मैं सेकंड को भी मिला लूं, ठीक है, तो टी आर और क्यू के बीच में अगर सेकंड वाला भी मैं ले लेता हूं तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। सेकंड को लेने के बाद सेकंड, भाई सेकंड क्या दिया यहां पे कंफर्म दिया ना कि आर कहां है, टी और क्यू के बीच में। तो अब ये क्लियर हो गया कि क्यू यहीं पर बैठेगा। तो दोनों को मिला करके आंसर आएगा, दोनों को मिला करके, क्योंकि केवल फर्स्ट से देखो दो कंडीशन बन रही, लेकिन जैसे सेकंड पे जाते हैं तो सेकंड में कह रहा है कि आर टी और क्यू के बीच में है। जो आर है वह टी और क्यू के बीच में है और पहले से हमने बता दिया कि टी यहीं पर होगा तो क्यू यहीं पर। अब क्यू की स्थिति क्लियर हो गई, क्यू अब यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पे रखने पे जो आर है वह क्यू और टी के बीच में नहीं आएगा, इसलिए जो है आपका ये सही हो गया। लेकिन दोनों को मिला करके तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो आंसर ई आ जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए क्या होगा। एमंग ए बी सी डी एंड ई who is in the middle while standing in a row। ए बी सी डी और ई में से एक पंक्ति में खड़े होकर मध्य में कौन है। पहला है सी, who is third to the left of D, is to the immediate right of A and second to the left of E। सी जो डी के बाएं तीसरा है, ए के ठीक दाएं और ई के बाएं दूसरा है। सेकंड कह रहा है कि सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, who is not at any of the ends and who is third to the right of A, D is at one of the ends। C E के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो किसी भी छोर पर नहीं है और जो A के दाएं से तीसरे स्थान पर है, D किसी एक छोर पर है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर कि मध्य में कौन खड़ा है। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है ना। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। आपने एक रो इस प्रकार से खींच दी 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका राइट एंड है। क्लियर, चलिए जरा क्वेश्चन पढ़िए, पहला सॉरी स्टेटमेंट पढ़िए। पहला क्या कह रहा है, सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो डी के बाएं तीसरा है। अब देखो डी के बाएं तीसरा है तो जो आपका बायां हमारा बायां, जो आपका दायां हमारा दायां, तो इधर की तरफ बायां होगा, इधर की तरफ दायां होगा। तो सी जो डी के बाएं तीसरा है तो मैंने यहां से कंडीशन बनाना स्टार्ट की, यहां पे मैंने डी को रखा 1 2 3, यहां पे सी आएगा। आपने कहा एक कंडीशन और हो सकती है, डी यहां पर हो जाएगा तो सी सबसे लास्ट में हो जाएगा। क्लियर, सी जो डी के बाएं तीसरा है, ए के ठीक दाएं है, कौन सी, ठीक है ना। अभी सी के बारे में कह रहा है, सी जो डी के बाएं तीसरा है, ए के ठीक दाएं है और ई के बाएं दूसरा है, कौन सी। तो देखो अगर मैंने सी को यहां पे रखा तो ए के ठीक दाएं, ए को मैं यहां पे रख सकता हूं, ए को मैं यहां पे रख सकता हूं। आपने कहा कि अगर 1 2 3 4 5 अगर मैं डी को यहां रखता तो 1 2 3, सी यहां होता तो फिर मैं ए को कहां रखता, ए को फिर मैं इधर नहीं रख पाता। क्यों, क्योंकि सी ए के ठीक दाएं है और ई के बाएं दूसरा है, कौन सी। तो ई के बाएं दूसरा, देखो ई यहां पे रख जाएगा तो 1 2 यहां पे सी आ जाएगा। यहां पे मैं ई को तो रख सकता, यहां पे ए को नहीं रख सकता, इसलिए ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब एक व्यक्ति कौन बच गया, बी। तो मिडिल में आ गया, कौन है भैया, मिडिल में बी है। मिडिल में कौन है, बी है। तो केवल फर्स्ट अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब जरा बात कर लीजिए सेकंड की, अब जरा बात कर लेते हैं सेकंड की। 5 लोग हैं, इस प्रकार से हमने बना लिया 1 2 3 4 एंड 5। जरा देखिए सेकंड में क्या कह रहा है,
कह रहा है कि सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो किसी भी छोर पर नहीं है। कौन? ई। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ई के लिए, ध्यान रखिएगा। सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो किसी भी छोर पर नहीं है, तो छोर पर कौन नहीं है? ई नहीं है, ठीक है ना। हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स, ठीक है। तो किसके लिए है ये हु वर्ड? किसके लिए बता रहा है? आपके ई के लिए बताया जा रहा है, क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है? और जो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब ये किसके लिए बता रहे हैं? ये भी ई के लिए बता रहा है। जो है ए के दाएं कितना है? ए के दाएं तीसरा है, कौन? ई, ठीक है ना। जो ए के दाएं तीसरे स्थान पर, डी किसी एक छोर पर है, डी इनमें से किसी एक छोर पर आएगा, चाहे यहां है चाहे यहां है। अब देखो क्या कह रहा है कि ए के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? आपका ई। तो अगर मैं यहां से इस छोर से मैंने कंडीशन बनाई तो 1 2 3 ई यहां पर आएगा। सी जो है वह ई के बाएं दूसरा है तो सी यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। और डी किसी एक छोर पर तो डी यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे बी आ जाएगा। आपने कहा कि अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे बनाता 1 2 3 4 5, अगर मैं ए को यहां पे ले लेता तो 1 2 3 यहां पे ई होता, यहां पे 1 2 यहां पे सी होता, ठीक है ना। सी यहां पर होता तो डी आपका इस छोर पर होता, क्योंकि यही तो कह रहा है कि जो आपका सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो किसी एक छोर पर नहीं है। तो ई किसी छोर पर नहीं हो सकता ना। अगर मैं यहां पे ई को रख देता तो ई जो है छोर पे पहुंच जाएगा, तो ये कंडीशन ही गलत हो जाएगी, ये कंडीशन ही हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो साफ कह रहा है कि सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड। जो है ई किसी भी छोर पर नहीं होगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ई जो है छोर पर हो जाएगा, इसलिए कंडीशन ही गलत हो जाएगी। इसलिए यहां से भी निकल आएगा कि बी आपका जो है कहां है? मिडिल में होगा। तो आप सेकंड से भी आंसर निकाल सकते हैं, केवल सेकंड को लेकर के। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? या तो आप फर्स्ट को ले लें या तो आप सेकंड को ले लें। आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ठीक है ना। आप किसी एक को लेकर के आंसर निकाल सकते हैं कि मिडिल में कौन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डाटा सफिशिएंसी के टॉपिक में। बस हर टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा? एम डी टी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि जब भी सर्कल की बात आएगी, जब भी सर्कल की बात आएगी, लोगों का चेहरा अगर सेंटर की तरफ है तो क्लॉकवाइज, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज, तो आप व्यक्ति का लेफ्ट लेंगे, आप व्यक्ति का लेफ्ट लेंगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप ए सी डब्ल्यू चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप व्यक्ति का राइट लेंगे, आप व्यक्ति का क्या लेंगे? राइट लेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या आंसर अब आएगा। तो क्या कह रहा है कि 4 लोग हैं जो एक सर्कल में इस प्रकार से बैठे हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 लोग हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि M इज बिटवीन T एंड W एंड D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब अगर मैं केवल फर्स्ट को लेके इसको बनाता हूं, M T और W के बीच में है और D T के ठीक बाएं हैं। अगर मैं केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके बनाऊं इसको, तो क्या मेरा आंसर निकल के आएगा? क्या मेरा आंसर निकल के आएगा? आपने कहा जरा बना के देखते हैं भाई। फर्स्ट को लेके, केवल फर्स्ट को लेके बनाते हैं, अभी केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर के हम यहाँ पे डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम को बनाते हैं 1 2 3 और 4। तो क्या कह रहा है कि M T और W के बीच में कहीं भी आप बैठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बैठा दिया, M यहाँ पर बैठा दिया, T W को मैं यहाँ कहीं भी बैठा सकता हूँ। फिर वहाँ पे क्या दिया गया है कि जो D है वह T के ठीक बाएं है। अब आपको पता है कि बायां मतलब ठीक बाएं, ठीक लेफ्ट में कैसे आएगा? आपका क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे T को बैठाता हूं तो उसके ठीक बाएं कौन आएगा? M।
उसके ठीक बाएं कौन आएगा m, उसके ठीक बाएं अगर हमें d को बैठाना है तो मुझे t को यहां पर बैठाना होगा। अगर मैं t को यहां पर बैठा दूंगा तो ठीक बाएं d यहां पर आ जाएगा, तो यहां पे कौन हो जाएगा आपका w, यहां पे कौन हो जाएगा w। तो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्या पूछा है कि d के ठीक बाएं कौन है, तो d के ठीक बाएं कौन आ जाएगा w, d के ठीक बाएं कौन आ जाएगा w। तो केवल पहले से आंसर आपका आ गया। अब जरा सेकंड की चर्चा कर लेते हैं, अब जरा केवल सेकंड की बात कर लेते हैं, केवल सेकंड की जरा बात कर लो। सेकंड में क्या कह रहा है, DM के बाएं से दूसरे स्थान पे 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4। तो कह रहा है DM के बाएं दूसरा स्थान पर है, D यहां पर है, कहीं भी आप बैठा सकते हैं, मैंने यहां बैठा दिया। DM के बाएं दूसरा तो 1 2, तो M यहां हो जाएगा। अब यहां पे T या W में से किसी एक को मैं बैठा सकता हूं, इसी प्रकार से यहां पर भी T या W में से किसी को भी एक को मैं बैठा सकता हूं। लेकिन ये अब देखो यहां पे T और W की पोजीशन क्लियर नहीं हो पाएगी ना, इसलिए जो है सेकंड अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सेकंड अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर बी सही हो जाएगा, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। A, B, C, D and E are sitting around a circular table facing the center. Who is the immediate left of C? अब देखिए सर्कल की बात आई, तुरंत हमने इस प्रकार से सर्कल बनाया। आपको पता है कि जो है किस लेफ्ट राइट कैसे लेना है। सबसे पहले हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, हमें बताना है कि जो है सी के क्या बताना है, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ओनली ए इज बिटवीन ई एंड बी। ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है कि केवल ए ई और बी के बीच में है, तो केवल ए ई और बी के बीच में, अगर मैं ए को यहां बैठा हूं तो मैं ई और बी को यहां ऐसे बैठा सकता हूं, या मैं ई को यहां ले सकता हूं और मैं बी को यहां ले सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल, तो बी और ई की स्थिति ही क्लियर नहीं है। ये दोनों में मैं सी को कहां बैठाऊंगा, ये भी क्लियर नहीं है, तो पहले से तो बात नहीं बनी। जरा सेकंड को ले लीजिए, जरा सेकंड को ले लीजिए। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है आपके 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। सेकंड कह रहा है डी बी के ठीक बाएं हैं, डी बी के ठीक बाएं हैं, तो अगर मैं केवल सेकंड को ले लूं तो क्या मैं जो है आंसर दे सकता हूं। आपने कहा डी बी के ठीक बाएं हैं, अगर मैं बी को यहां बैठा था तो डी यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, और बाकी उन तीनों को मैं कहां बैठाऊं, तो केवल सेकंड का भी, केवल सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा। अब जरा मैं दोनों को मिला देता हूं, अब जरा दोनों को मैं मिला देता हूं और इस वाली कंडीशन को मैं यहां बनाता हूं। तो क्या कह रहा है, अगर मैं सेकंड को यहां पे लेके चलता हूं तो क्या है, देखो डी बी के ठीक बाएं हैं, D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। आपको पता है कि अगर मैंने A को यहां बैठा है तो B और E यहीं पर होंगे। अगर मैं B को यहां पर लेता हूं, अगर मैं B को यहां पर लेता हूं सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मैं B को यहां पे लेता हूं तो D को मुझे यहां लेना जरूरी है, जबकि यहां ऑलरेडी पहले से A बैठा दिया है मैंने। तो आपने कहा यहां पर मत लीजिए, B को यहां पर ले लीजिए। तो B को अगर मैंने यहां पे ले लिया तो यहां पे E आ जाएगा, और D जो है वह इमीडिएट लेफ्ट में किसके है, B के, तो क्लॉकवाइज में ही तो आपका लेफ्ट होता है। तो यहां पे कौन बचेगा, आपका C यहां पर बैठ जाएगा। तो C के ठीक बाएं कौन आ जाएगा, C के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, तो C के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, आपका E हो जाएगा। तो दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा, तो दोनों मिलकर के आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डेटा सफिशिएंसी में। ठीक है, बस ये है कि आपको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है इस इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर किसी भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज की इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।